रानी का पिता श्यामलाल इस बात से बहुत दुखी था। वो जहाँ भी जाए उसके रिश्ते को लेकर वहीं पर मना हो जाती थी। उसके काले रंग को लेकर कोई भी शादी करने के लिए रानी से तैयार नहीं था। क्या बात है पिताजी, आप इतने दुखी क्यों हो? अरे क्या बताऊं बेटा, मुझे रात दिन तुम्हारी चिंता खाई जाती है। जहाँ भी रिश्ता लेकर जाता हूँ सब मना कर देते हैं। तुम्हारे काले रंग को देखकर कोई तुमसे शादी करने को तैयार नहीं। अब तो बस एक ही उपाय बचा है, मेरे दोस्त मोहन को ही चिट्ठी लिखता हूँ। अब तो आखिरी उम्मीद उसी से बची है। आखिर मेरे जीवन का क्या भरोसा, मैं कब चल बसूं। मोहन को जैसे ही श्यामलाल की चिट्ठी मिलती है वो तुरंत अपने दोस्त से मिलने आ जाता है और उसके हालचाल पूछता है। मोहन, अच्छा हुआ तुम आ गए। मैं बड़ा ही दुखी हो गया हूँ और लगता है मेरा आखिरी वक्त आ गया। अब रानी की जिम्मेदारी मैं तुम्हें देता हूँ। श्यामलाल अपने मोहन दोस्त को ऐसा कहते ही चल बसता है और रानी बेचारी रोती हुई रह जाती है। अरे रानी बेटा, चिंता क्यों करती हो? आज से मैं हूं ना तुम्हारा पिता। मैं तुम्हें अपने घर की बहू बनाकर ले जाऊंगा और तुम्हें आज से किसी भी चीज की कमी नहीं होगी। मोहन अपने बेटे रिंकू को बुलाकर और रानी की शादी उसे कराकर अपने घर ले जाता है। माजी देवर जी की तो रातों रात शादी हो गई, चट मंगनी पट ब्याह। अरे हाँ हाँ, क्यों नहीं। मेरा चांद सा बेटा है, चांद जैसी बहू मिले तो चट मंगनी पट ब्याह क्यों नहीं। रिंकू के बाबूजी तो बहुत तारीफ कर रहे थे लड़की की। रानी में इतने गुण हैं, हमारे घर को रोशन कर देगी। और गीता, क्या तुम भूल गई? तुम्हें भी तो तुम्हारे बाबूजी ने ही पसंद किया था। अरे माँ, इतनी तारीफ करने से पहले एक बार घूंघट उठाकर तो देख लो, पिताजी ने मेरे साथ क्या किया है। हाय राम, इतनी काली। देवर जी, आप दिन हो तो ये रात है। रात को बत्ती बंद रहे या जले कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अरे ये किस मनुष्य को उठा लाए हो तुम? इतनी काली और मेरी बहू? मैं इसे अपनी बहू कभी नहीं मानूंगी। जरूर इस चुड़ैल ने कोई काला जादू किया होगा तुम्हारे बाबूजी पर, वरना वो इतनी काली लड़की से तुम्हारी शादी कभी नहीं कराते। माँ, मैं इसके साथ अब और देर तक खड़ा नहीं रह सकता। मैं जा रहा हूँ अपने कमरे में। रमेश रानी को छोड़कर अपने कमरे में चला जाता है और उसकी भाभी और माँ भी उसे अकेला छोड़ देती हैं। रानी बेचारी पहले से ही अपने पिता के गम में दुखी थी। ससुराल वालों का पहले दिन ही ऐसा बर्ताव देखकर और दुखी हो गई। पिता समान ससुर आकर उसे तसल्ली देता है। अरे बहू, चिंता मत करो, ये सब दिल के बुरे नहीं हैं। अच्छे लोगों की भगवान हमेशा परीक्षा लेता है और मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। एक दिन तुम इन सब का दिल जीत लोगी और सब कुछ ठीक हो जाएगा। ठीक है पिताजी, मैं अपनी तरफ से सबका दिल जीतने की पूरी कोशिश करूंगी। और आप तो मेरे पिता भी हो और ससुर भी। रानी अपने पिता ससुर की बात मानकर रिंकू के कमरे में आ जाती है और रिंकू को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आती। घूंघट ओढ़ के तो ऐसे बैठी हो जैसे कोई अप्सरा हो। तुम्हारा ये चेहरा देखकर मुझे बहुत घिन आती है। बाबूजी के दबाव में आकर मैंने शादी तो तुमसे कर ली। मैं तुम्हें अपनी पत्नी कभी स्वीकार नहीं करूँगा। मेरा काला रंग है, इसमें मेरा क्या दोष है? मैं आपकी बहुत सेवा करूंगी, जैसा आप कहोगे वैसा ही करूंगी। आप मेरे साथ ऐसा मत करो। तुमने पिताजी को तो अपनी बातों में फंसा लिया, मैं तुम्हारी बातों में आने वाला नहीं। रानी ने बहुत गिड़गिड़ाया, बहुत माफ़ी मांगी, पर रिंकू ने एक नहीं सुनी और उसे रोती हुई छोड़कर चला गया। रानी की सास आकर रानी को अलग कमरे में ले जाती है। देखो रानी, आज से यही तुम्हारा कमरा है, इसी कमरे में तुम्हें रहना होगा। ये हमारे नौकरों का कमरा है और घर का सारा काम आज से तुम ही करोगी। कल से नौकरों की छुट्टी। तुम्हारे होते हुए हमें नौकरों की क्या ज़रूरत। माँ जी, जैसा आप कहोगी मैं वैसा ही करूँगी। मुझे अपने घर का काम करने में कोई दिक्कत नहीं है। मुझे तो बस आपका प्यार चाहिए। मेरे बचपन में ही मेरी माँ गुजर गई थी। हाँ, तुमसे प्यार, ये तो तुम भूल ही जाना। तुम्हारे जैसे को तो मैं नौकर भी ना रखूं अपने घर में। रानी रोज सुबह उठकर सबके लिए अच्छा अच्छा खाना बनाती, घर का सारा काम करती, पूरे दिन लगी रहती। पूरे परिवार के कपड़े धोना,
घर में झाड़ू पोछा बर्तन सारा काम रानी पूरे दिन लगी रहती थी। फिर भी रानी बेचारी से कोई दो बोल प्यार के बोलने को तैयार नहीं था। सब उससे नफरत करते थे। एक दिन रानी रिंकू के सारे पसंद का खाना बनाती है और रिंकू के खाने के वक्त सारा खाना टेबल पर लगाकर वहाँ से चली जाती है और रिंकू बड़े ही शौक से खाना खाता है। अरे वाह, खाना तो बड़ा स्वाद बना है। अरे माँ, ये खाना किसने बनाया है? इतना स्वादिष्ट खाना मैंने आज तक कभी नहीं खाया। और मेरी पसंद के गुलाब जामुन सचमुच बहुत स्वादिष्ट है। मैंने ऐसा खाना कभी नहीं खाया। काली रानी ने बनाया है खाना। खाना इतना भी ठीक नहीं है। इससे अच्छा खाना तो मैं बना लेती हूँ। खैर जो भी हो माँ, खाना वाकई बहुत अच्छा बना है। खाने का तो कोई जवाब नहीं। अच्छा तो माँ, मेरा खाना हो गया, मैं अपने काम पर चलता हूँ। रानी को इसी तरह सबकी सेवा करते करते सालों बीत गए। एक दिन रानी अपनी सास और जेठानी से जाकर कहती है, दीदी आपके पास कितनी सुंदर सुंदर साड़ियाँ हैं, एक दो साड़ी मुझे भी दे दो ना। देखो, जो मैं अपने घर से साड़ी लाई थी सारी साड़ियाँ घिसकर फट गई हैं। अब मुझे इन्हें पहनने में शर्म आती है। देखो काली रानी, पर ऐसी साड़ियाँ ही जचती है। ऐसी साड़ी पहनने की न तुम्हारी औकात है और न तुम्हारी शक्ल। मेरी सारी साड़ियाँ सोने के तारों से जड़ी होती है और तुम भला इन्हें पहनकर क्या करोगी? माँ जी, आप ही अपनी पुरानी साड़ियाँ दे दो, मैं उन्हें ही पहनकर अपना गुजारा कर लूँगी। मैं और अपनी साड़ियाँ तुम्हें दे दूँ? तुम तो मुझे फूटी आँख नहीं सुहाती। मेरी नज़रों के सामने तो तुम आया भी मत करो। जाओ यहाँ से। माँ जी, आपके सिवा मेरा है ही कौन? आप ही बताइए, मैं कहाँ जाऊँ, किससे मांगूं? रानी सास और जेठानी की ये सारी बातें सुनकर रोने लगती है। दोस्तों, क्या रानी इतनी बुरी लड़की है? और बड़ी ही निराश हो जाती है। क्या काला होना इतना बुरा है? दिन रात एक कर दिए मैंने सबकी सेवा करने में, फिर भी कोई मेरी तरफ देखने को तैयार नहीं। रानी सारी जिंदगी ऐसे ही रह जाएगी या अपने ससुराल वालों का प्यार जीत पाएगी? आप हमें कमेंट कर कर ज़रूर बताएं और हम इसका अगला पार्ट लेकर आएंगे आपके कमेंट पर। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।